ओके आगे चलते हैं. नाउ द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स. They are called protein factories. Why? Because they are the machineries to synthesize the proteins mainly, and their major role is in the production of proteins inside the cell. Okay? So proteins are needed for many cellular functions such as repairing damages or directing any chemical processes inside the cell. जितने भी chemical processes होते हैं या उनको डायरेक्ट करने के लिए, उनको आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, या फिर किसी किस्म की डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स आर ऑलवेज नीडेड. ठीक, ये सेल के फंक्शंस में से ज़रूरी फंक्शंस हैं. और उसके लिए मेजर रोल किसका है, कौन से ऑर्गेनल्स हो जाते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? द राइबोसोम्स. ठीक, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है तो दैट इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स, द अटैच्ड राइबोसोम्स. अदरवाइज उसके लिए भी मुश्किल हो जाता, वो नहीं कर पाता. ठीक, so the location of ribosomes in a cell determines what kind of protein it makes. अब ये इसकी लोकेशन राइबोसोम्स की जहां पर होगी सेल के अंदर, वो चीज इसको डिटरमाइन करती है कि किस किस्म का वो प्रोटीन बनाता है या बनाते हैं राइबोसोम्स. ठीक है, सपोज if the ribosomes are free floating throughout the cell, यानी कि freely moving है या suspended है inside the cell, it will make proteins that will be utilized inside the cell. अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर freely suspended हैं तो वो राइबोसोम्स अक्सर वही प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि सेल के अंदर अंदर इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स इन हेमोग्लोबिन, peroxisomes and mitochondria, they are all synthesized by the free ribosomes which are freely dispersed inside the cytoplasm. ये ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको इसने दी है कि हेमोग्लोबिन हो गए हैं या पेरोक्सीसोम्स हो गए हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो ये वाले राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं जो कि फ्रीली सस्पेंडेड मौजूद होते हैं इनसाइड द सेल. इसके अलावा जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द प्रोटीन मेड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर thus used both inside and outside the cell. ठीक है, समझ आई कि जो अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो प्रोटीन्स जब बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स के थ्रू, दे विल बी यूज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. वो सेल के इनसाइड में भी यूज होंगे, अंदर भी यूज होंगे और सेल से बाहर भी यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एंजाइमेटिक प्रोटीन्स. अब जितने भी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स बनते हैं वो वाले तो बाहर प्रोटीन. कैसे कर सकते हैं? सॉरी, ये प्रोटीन तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो सेल के अंदर मौजूद हो और बाहर भी मौजूद हो. अंदर तो मालूम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाए और बाय आउटसाइड कैसे होगा? बच्चे यही तो बता रही हूँ, एंजाइम्स जो होते हैं वो तो रिलीज करते हैं ना. अब एक सेल के अंदर अंदर तो सिर्फ वो लिमिटेड नहीं रहते हैं, वो उसकी सिक्रीशंस बाहर होती हैं, सेल से बाहर भी होती हैं. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स आपको इसीलिए दी जा रही हैं कि एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हो गए हैं, हार्मोनल प्रोटीन्स हैं, लाइसोसोमल प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन फॉर्मिंग प्रोटीन्स हैं. ये सेल के अंदर भी इनका काम हो रहा है, सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनल्स के थ्रू. ठीक है, कि उनकी एंजाइम्स फॉर्म हो रही होती हैं, तो वो सारा काम. और सेल की जो सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स जो होते हैं, वो जो सिक्रीट करते हैं, जैसे हार्मोन्स हो गए हैं, जैसे एंजाइम्स हो गए हैं, वो आउटसाइड द सेल भी यूज हो रहे हैं. ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ ये सेल के अंदर तक लिमिटेड नहीं रहा. तो ये वाले जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स फॉर्म कर रहे हैं जो सेल के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और उसी सेल से बाहर भी यूज हो रहे हैं. सपोज बाकी दूसरे सेल्स की तरफ उसके ये सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन जा रही है, इंस्ट्रक्शन पहुंच रही है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो आउटसाइड हो जाता है. ठीक है, अच्छा, ribosomes are the sites at which information is carried in the genetic code is converted into protein molecules. ये आपको एक चीज वैसे भी पता होनी चाहिए कि राइबोसोम्स किस तरीके से बेसिकली फंक्शन कर रहा है. अगर इसको आप जेनेटिक के टर्म्स में देखेंगे, जेनेटिक्स के टर्म में, तो फिर इस एस्पेक्ट में आप इसको देख सकते हैं कि बेसिकली राइबोसोम्स क्या हैं, वो साइट्स हैं, वो एरियाज हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या होती है, जेनेटिक कोड की फॉर्म में इट इज कैरीड. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक कोड की फॉर्म में, शक्ल में
कैरी होती है, एंड दैट इज अगेन दैट जेनेटिक कोड या दैट इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलती है कन्वर्ट होने के बाद, और इसका कन्वर्ट होने का काम कौन करते हैं? राइबोसोम ही करते हैं, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए जो होता है उसका इसमें क्या रोल होता है? इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका मेन जो ऑर्डर है, उसका अरेंजमेंट, उसकी सीक्वेंस जो है, उसके कोडॉन्स के साथ बाउंड होने की वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये जीन्स है, इसको इस तरीके से रीड किया जा रहा है, ये कोड है, अब इसके ज़रिए से राइबोसोम्स ने या मैसेंजर आरएनए ने ट्रांसफ़र आरएनए के साथ मिलकर ये प्रोटीन फॉर्म करनी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का जो सेटअप है, जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो सारा ऑर्डर कहाँ पर जाकर एक क्या कहते हैं प्रेजेंट होता है या सिचुएट होता है, वो साइट कहाँ होती है इसके लिए? वो राइबोसोम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कि सारी जो इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो रही है और फिर उसकी कन्वर्जन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसमें ये सारा काम कौन कर रहा है? मेनली इसको जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है? राइबोसोम्स। वो मेन इंस्टीट्यूशन इसको दे रहा है, मेन फैक्ट्री इसको यही दे रहा है, ठीक है। So the order of transfer RNA molecules ultimately determines the amino acid sequence of a protein. ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो जितने भी इसका सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस का, वो क्या करता है? वो इसके मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिकोड कर देता है, और इसी वजह से इनको एंटीकोडॉन्स का आपने नाम सुना होगा, यूजुअली ट्रांसलेशन में जो यूज़ होता है। तो एंटीकोडॉन्स फिर वो बनाकर उस इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस करता है, और फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए वो क्या करते हैं? ये कैटालाइज करते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन को। ये आपके समझने के लिए एक प्रोसेस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसके लिए इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने मेंशन किया है कि आगे चलकर अगर आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ें तो उसमें आपको कम से कम कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। जनरली एक आपको ओवरव्यू बता दिया गया है इधर कि एक ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए है, वो क्या करते हैं? दैट विल कैटलाइज द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन। अब ये एंजाइम आ जाता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है और अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है। इट विल फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द अमाइनो एसिड्स लिंकिंग देम टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन्स। फाइनली वो वाली बात आ जाती है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। घूम फिर कर सारा का सारा प्रोसेस ये है कि टू कट इट शॉर्ट, इन अ नटशेल आपको ये पता चल जाता है कि ये मेन साइट है राइबोसोम्स की। इसमें इसके साथ साथ जो बाकी सहूलतकार हैं वो कौन कौन है? मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है और अमाइनो एसिड्स हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? फाइनली प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है जेनेटिक कोड के फॉर्म में जो मिलती है, और फिर फाइनली उसके रिजल्ट में या उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। नाउ द न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स विल डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द राइबोसोम साइट एंड दे विल माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल फॉर यूज। जहाँ जहाँ उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी वो प्रोटीन्स वहाँ से राइबोसोम से डिटैच होकर फाइनली वहीं पर मूव करके चले जाएंगे। द फोर्थ फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स इज, अब ये तो इस तरह से इसका कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं है, बट आपको एक तरीके से इसका एक प्रोसेस मैकेनिज्म बता दिया गया है कि राइबोसोम क्या क्या करने की एबिलिटीज़ रखता है, तो इस वजह से इसको उसके फंक्शंस में इंक्लूड कर लिया गया है। मेनली तो आपको पता है कि ये प्रोटीन फॉर्म करता है, और प्रोटीन्स उसके इस टाइप की प्रोटीन्स हैं जो या तो सेल के अंदर यूज़ होंगी या बाहर, या फिर दोनों तरीके से यूज़ होंगी। और they can join up amino acids at a rate of 200 per minute. ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स को 200 अमाइनो एसिड्स को 1 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन करने की एबिलिटी रखते हैं, and the small proteins can therefore be made fairly quickly, but 2 to 3 hours are needed for larger proteins such as the massive 30,000 amino acid muscle. ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए मैंने इसमें ऐड किया है।
you can just read it out for your own selves. Otherwise it is not that important point to mention it. ठीक है, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ मैंने इसमें ऐड की है कि आपको पता होना चाहिए कि 200 अमाइनो एसिड्स जो छोटे प्रोटीन्स के होते हैं वो ये बहुत जल्दी एकदम से बनाकर उसको डिटैच करके आराम से अटैच करके और डिटैच करके उनको कंप्लीट कर लेता है, जबकि जो लार्जर प्रोटीन्स होती हैं उनको उनके लिए अराउंड 2 to 3 आवर्स ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसी तरीके से अपने बॉडी पे इस चीज़ को अप्लाई करें तो बॉडी के सेल्स में ये सारा प्रोसेस इस तरीके से होता है कि राइबोसोम्स इसको प्रोटीन्स फॉर्मेशन में 200 प्रोटीन्स को एट अ टाइम, ये अमाइनो एसिड्स को एट अ टाइम एक दूसरे के साथ अटैच करके ज्वाइन करके प्रोटीन बना सकते हैं।